महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में अपनी फजीहत करवाने के बाद शिवसेना के साथ एक और खेला हो गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर थे और उन्होंने पुणे में तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन किया। लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। दरअसल पीएम मोदी की अगवानी के लिए पुणे में अपने प्राइवेट प्लेन से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहुंचे थे और इस दौरान उनके बेटे और राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे भी पहुंचे। लेकिन प्रधानमंत्री के सुरक्षा जवानों ने उन्हें गाड़ी से उतार दिया। जब महाराष्ट्र सीएम की गाड़ी शिकारा पॉइंट पर पहुंची तो वहां तैनात एसपीजी ने कार की चेकिंग की। कार में आदित्य ठाकरे को देख एसपीजी ने उन्हें नीचे उतार दिया। बताया जा रहा है कि जिन वीआईपी लोगों को पीएम का स्वागत करना था उस सूची में आदित्य ठाकरे का नाम नहीं था और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी ने प्रोटोकॉल का पालन किया और जब उन्हें देखा तो गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। लेकिन एसपीजी के इस रवैये से उद्धव ठाकरे खासे नाराज दिखे। उद्धव ठाकरे ने एसपीजी से कहा कि आदित्य ठाकरे उनके बेटे के तौर पर पीएम को रिसीव करने नहीं आए हैं, बल्कि वह महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री होने के नाते आदित्य ठाकरे आधिकारिक प्रोटोकॉल के अनुसार पीएम मोदी की अगवानी कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे से बहस के बाद आदित्य ठाकरे को एसपीजी ने पीएम के स्वागत की अनुमति दी। हालांकि एसपीजी सिर्फ नियमों का पालन कर रही थी, क्योंकि पीएम की सुरक्षा के तहत उनका स्वागत या मिलने वालों का नाम एसपीजी को पहले से देना होता है। वहीं सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी की अगवानी में शामिल वीआईपी सूची में नाम शामिल न होने पर पीएम मोदी की एसपीजी सुरक्षा टीम ने आदित्य ठाकरे को सीएम उद्धव ठाकरे की कार से उतरने के लिए कहा था। वहीं पीएम मोदी ने गवर्नर हाउस में जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में से एक मुंबई समाचार की 200वीं वर्षगांठ पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया। मुंबई में राजभवन में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने छत्रपति शिवाजी और संभाजी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब हम स्वराज के बारे में बात करते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन आज भी प्रत्येक भारतीय में देशभक्ति की भावना को मजबूत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राज्यसभा चुनाव में हरियाणा में भाजपा ने जो किया उसकी टीस कांग्रेस को आने वाले कई सालों तक रहेगी। पूरे नंबर्स होने के बाद भी चुनाव हार जाने का ऐसा उदाहरण सिर्फ रसातल में जा रही कांग्रेस ही दे सकती है। लेकिन भाजपा की इस अप्रतिम जीत को लेकर कहानी लिखने के पीछे मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर का दिमाग था, जिनकी घेराबंदी के आगे गांधी वाड्रा से लेकर हुड्डा परिवार और अजय माकन तक पानी मांग गए। शायद इसीलिए अजय माकन की हार को एक तरफ कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा खेमे को बड़ा बूस्ट मिला है। भाजपा की रणनीति की पूरी पटकथा खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लिखी थी। एक महीने के अंदर ही कुलदीप बिश्नोई से मुख्यमंत्री खट्टर की दूसरी मुलाकात ने कार्तिकेय शर्मा की जीत तय कर दी। दरअसल कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस लीडरशिप से नाराज चल रहे थे। इसकी वजह यह थी कि उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भूपिंदर सिंह हुड्डा को राज्य की कमान दिया जाना। इसके बाद भी कुलदीप बिश्नोई ने कई बार हाईकमान को साधने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। कहा जा रहा था कि वह खुद राज्यसभा जाने के लिए दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि उन्हें टिकट नहीं मिला और पार्टी ने अजय माकन को मौका दे दिया। वहीं कुलदीप बिश्नोई इस बात से पहले से ही नाराज थे कि हरियाणा में कांग्रेस की पूरी कमान भूपिंदर सिंह हुड्डा को दे दी गई है। इसके बाद से ही भाजपा लगातार कुलदीप बिश्नोई के संपर्क में थी। कुलदीप बिश्नोई ने 19 मई को गुरुग्राम में मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ की थी। उन्होंने खुद को धमकी देने वाले व्यक्ति को अरेस्ट करा दिया। उन्होंने दावा किया था कि फरवरी में एक व्यक्ति ने वसूली के लिए उन्हें कॉल किया था और धमकी दी थी। तीसरे उम्मीदवार के रूप में कार्तिकेय शर्मा का नाम जब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर तय हुआ तो भाजपा और जेजेपी के नेता समर्थन जुटाने में लग गए। इसके अलावा कुछ निर्दलीय विधायक और मंत्री रंजीत चौटाला ने भी यह जिम्मा संभाला था। खुद रंजीत दिल्ली से कार्तिकेय शर्मा के साथ चार्टर्ड प्लेन में आए थे और नामांकन पत्र दाखिल कराया। गौरतलब है कि रंजीत चौटाला निर्दलीय विधायक हैं और भाजपा की लीडरशिप वाली हरियाणा सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं। वहीं एक समय में कुलदीप बिश्नोई के पिता भजन लाल के मुकाबले आदमपुर सीट से चुनाव लड़ने वाले रंजीत चौटाला ने खट्टर के साथ उनकी बातचीत की मध्यस्थता की थी।
भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया, फोन पर बातचीत के बाद कुलदीप ने रंजीत चौटाला से मुलाकात की और फिर मुख्यमंत्री से मिले थे। यह मीटिंग चंडीगढ़ के होटल में हुई थी। इसके बाद उन्होंने कार्तिकेय शर्मा को वोट देने और बाद में भाजपा में शामिल होने का फैसला लिया। कहा जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई की दिल्ली में भी एक सीनियर भाजपा नेता से मुलाकात हुई थी। इस चुनाव ने एक रोचक समीकरण भी तैयार किया, जब देवीलाल और भजनलाल के परिवार के नेता साथ नजर आए। गौरतलब है कि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने अपने घोषित उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार को जिताने के साथ ही निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा को भी जिता लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से कांग्रेस लगातार रसातल में जा रही है। कांग्रेस के कमजोर होने से कई क्षेत्रीय दलों को लगा कि वो केंद्र में आकर मोदी को चुनौती दे सकते हैं और इसीलिए ममता बनर्जी से लेकर चंद्रशेखर राव और केजरीवाल तक तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिशें कर चुके हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इन सभी को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। अब एक बार फिर से राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुछ ऐसी ही कोशिश कर रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जोर का झटका लगा है। पहले तो वाम पार्टियों ने ममता बनर्जी से किनारा किया, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जैसी पार्टियों ने ममता के साथ आने से मना कर दिया और उनकी मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दलों का एक मोर्चा बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हमेशा की तरह एकता से पहले ही बिखराव शुरू हो चुका है। ममता की एक मीटिंग आज दिल्ली में होने वाली है, लेकिन इसमें चंद्रशेखर राव की टीआरएस और आम आदमी पार्टी ने शामिल होने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने पहले ही ममता के इस कदम को विपक्षी एकता के लिए ठीक नहीं बताया था। वहीं ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी बीजू जनता दल भी ममता से दूरी बनाकर चल रही है। ममता बनर्जी ने कुल 22 दलों को न्योता दिया था, लेकिन अब तक साफ नहीं है कि कितनी पार्टियों के लोग उनकी बैठक में आएंगे। सबसे बड़ा झटका टीआरएस के नेता के चंद्रशेखर राव ने दिया है, जो ममता बनर्जी के करीबियों में शुमार किए जाते हैं। ममता के साथ मिलकर अक्सर भाजपा को मात देने की हुंकार भरने वाले केसीआर का कहना है कि उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ मंच साझा नहीं कर सकती। टीआरएस नेताओं का कहना है कि उनकी ओर से कांग्रेस को निमंत्रण दिए जाने पर ऐतराज जताया गया है। दरअसल ममता बनर्जी ने कांग्रेस सहित कुल 22 दलों को न्योता दिया था, लेकिन टीआरएस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कांग्रेस के साथ मंच साझा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी टीआरएस पर मुखर हमले करते रहे हैं, ऐसे में उनके साथ वह नहीं आ सकते। टीआरएस ने तो कांग्रेस पर भाजपा के साथ ही गठजोड़ करने का आरोप लगाया है। टीआरएस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि तेलंगाना में हाल ही में हुई एक रैली में राहुल गांधी ने टीआरएस की सरकार की आलोचना की थी, लेकिन भाजपा के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। वहीं कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जिन्हें ममता बनर्जी ने न्योता नहीं दिया है। इनमें आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी और बहुजन समाज पार्टी शामिल है। बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होना है और 21 जुलाई को वोटिंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जिस नरेश पटेल के लिए अपने सारे घोड़े खोल दिए, छोटे बड़े से लेकर खुद सोनिया गांधी उनसे मिल चुकी, वही कांग्रेस ने हार्दिक पटेल को ऐसे किनारे लगाया कि उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। लेकिन नरेश पटेल ने अब राजनीति में एंट्री लेने से इनकार कर कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। नरेश पटेल खुद को किसी पार्टी के साथ जोड़ना नहीं चाहते हैं। माना जा रहा है कि नरेश पटेल इन बातों को लेकर जल्द ही अपना बयान जारी कर सकते हैं। लंबे समय से कांग्रेस कोशिश कर रही थी कि नरेश पटेल को पार्टी में शामिल किया जाए। सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि उनका मूड बदल गया है और वे इस बार भी राजनीति में कदम नहीं रखने वाले हैं। नरेश पटेल ने अपने समाज के बीच भी एक सर्वे करवाया था। उस सर्वे में वे यही जानने का प्रयास कर रहे थे कि उन्हें राजनीति में कदम रखना चाहिए या नहीं। कहा जा रहा है कि सर्वे के नतीजों में साफ कर दिया कि नरेश पटेल को राजनीति से दूर रहना चाहिए और शायद इसीलिए वे कुछ दिनों में इसको लेकर एक औपचारिक ऐलान भी कर सकते हैं। अगर वे ऐसा ऐलान कर देते हैं तो कांग्रेस के लिए चुनाव के बीच एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। नरेश पटेल सिर्फ बड़े पाटीदार नेता नहीं, बल्कि सौराष्ट्र की 35 से ज्यादा सीटों पर उनकी भूमिका निर्णायक रहती है। अगर वे चुनाव के दौरान कांग्रेस के साथ चले जाते तो पार्टी को पाटीदार वोटों का बड़ा हिस्सा मिल सकता था। वैसे भी खुद नरेश लेउआ पटेल हैं, जिनकी तादाद गुजरात में अच्छी खासी है। उनका किसी भी पार्टी के साथ जुड़ना जमीन पर समीकरण को बदल सकता था।
लेकिन 2007, 2012 और 2017 के बाद एक बार फिर उन्होंने लंबे समय तक राजनीति में एंट्री लेने से मना कर दिया। फिर उन्होंने लंबे समय तक राजनीतिक एंट्री को लेकर सस्पेंस बनाए रखा और फिर आने से मना कर दिया। उनकी राजनीतिक एंट्री ज्यादा संभावित इसलिए मानी जा रही थी क्योंकि उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात कर ली थी, खुद ऐसी हिंट दे रहे थे कि कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी भी उनकी तमाम शर्तें मानने को तैयार हो चुकी थी। ऐसे में कहा जा रहा था कि वे कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, लेकिन वो राजनीतिक एंट्री संभावित ही रह गई और पाटीदारों को मनाने के लिए कांग्रेस को कोई दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन को शायद सत्येंद्र जैन वाला रोग लग गया है। जैसे सत्येंद्र जैन ईडी के सामने यह कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं कि उनकी याददाश्त खो गई है, कुछ वैसे ही विजयन को स्वप्ना सुरेश के बारे में कुछ भी याद नहीं। जो स्वप्ना सुरेश विजयन के आवास पर धड़ल्ले से आती जाती रही हैं, उसे अब विजयन पहचानने से भी इनकार करने लगे हैं। वजह गोल्ड स्मगलिंग है, जिसमें पी विजयन सहित उनकी पत्नी और बेटी का भी नाम फंसा हुआ है। सोने की तस्करी मामले के मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने इन दिनों मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की रातों की नींद हराम कर दी है। वह एक के बाद एक खुलासे कर रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं उनका स्वप्ना सुरेश से कभी कोई संबंध नहीं रहा और वह उसे नहीं जानते। ऐसे में अब स्वप्ना ने पलटवार करते हुए कहा है कि वह जल्द ही सबूत पेश करेंगी कि पिनराई विजयन और उनके परिवार को वह बहुत करीब से जानती है। वह यह साबित करेंगी और सीएम को भी याद दिलाएंगी। केरल गोल्ड स्मगलिंग मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने कहा कि आप सभी को याद होगा कि जब यह मामला पहली बार सामने आया जुलाई 2020 और इस बारे में खबर सामने आई तो विजयन ने कहा कि वह मुझे नहीं जानते। स्वप्ना ने कहा कि वह कई बार क्लिफ हाउस में गई हैं। वहां विजयन की पत्नी कमला, उनकी बेटी वीणा और उनके बेटे की उपस्थिति में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, कई अहम फैसले लिए गए। बहुत जल्द मीडिया के माध्यम से मैं उन्हें यह सब याद दिलाऊंगी। अगर वह भूल गए हैं तो मैं उन्हें सब याद दिला दूंगी। क्लिफ हाउस केरल मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है। स्वप्ना सुरेश अपने वकील की मौजूदगी में बोल रही थी। उनके खिलाफ हिंसा भड़काने की साजिश रचने के मामले में केस दर्ज किया गया है। उन्होंने इस प्राथमिकी को रद्द करने की मांग का मामला अदालत में दायर किया है। स्वप्ना सुरेश ने कहा कि मेरे खिलाफ चाहे जितने भी मामले आ जाएं, मैं अपना बयान वापस नहीं लूंगी। सीएम का शाज किरण से गहरा नाता है। उन्होंने उसे मेरे कार्यालय भेज दिया और अब उन्होंने मेरे खिलाफ एक और मामला दर्ज किया है। स्वप्ना ने पिछले हफ्ते 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कबूल किया और खुलासा किया था कि मुद्रा और सोने की तस्करी में विजयन, उनकी पत्नी कमला, उनकी बेटी वीणा सभी की अहम भूमिका है। स्वप्ना के खुलासे के आधार पर केरल पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। स्वप्ना ने कहा कि मैं दोहराना नहीं चाहती कि मैंने जो बयान दिए हैं उसमें मैं किसी भी परिस्थिति में नहीं पलटूंगी। अगर मुझे मार दिया जाता है तो शायद मैं इसे न कह पाऊंगी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैंने जो कुछ कहा है उसका सबूत जल्द ही सामने लेकर आऊंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करती रही हैं और उन्हें बाईपास कर प्रशासन के कामकाज का तरीका भी निकालती रही हैं। इसका हाल ही में एक बड़ा उदाहरण तब मिला था जब उन्होंने राज्यपाल को विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के पद से हटाकर खुद को कुलाधिपति बना दिया था। लेकिन अब उनकी ऐसी करतूतों पर हाईकोर्ट ने लगाम लगानी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में 269 शिक्षकों की नियुक्ति की जांच का जिम्मा कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपा है। आरोप है कि शिक्षकों ने पात्रता परीक्षा पास नहीं की है। मतलब ममता बनर्जी सरकार परीक्षा में हुई धांधली पर बिना किसी का पक्ष सुने और कार्रवाई किए ही अपने हिसाब से भर्तियां करने जा रही थी। यह सब तब हुआ जब भर्ती में कथित अनियमितताओं के संबंध में मामला दर्ज करने के आदेश दिए गए। दरअसल मामले में पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले एक याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि लगभग 23 लाख उम्मीदवारों में से 269 अभ्यर्थियों को गलत प्रश्न के लिए 1 अंक अतिरिक्त दिया गया था। इसके बाद आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव रत्न चक्रवर्ती बागची और अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य को सीबीआई कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने सीबीआई को प्राथमिक विद्यालयों में कथित अवैध नियुक्तियों के संबंध में मामला दर्ज करने और जांच शुरू करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार से इन 269 लोगों की नियुक्ति रद्द करने को कहा। सीबीआई को मामला दर्ज करने को भी कहा गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने पारित किया, जिन्होंने पहले स्कूल सेवा आयोग एसएससी द्वारा हाई स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती की सीबीआई जांच का आदेश दिया था और उप शिक्षा मंत्री परेश चंद्र अधिकारी की बेटी की नियुक्ति को भी रद्द कर दिया था। पूर्व शिक्षा मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी और अधिकारी से एसएससी मामले में सीबीआई ने पूछताछ की है कि अयोग्य लोगों को रिश्वत देने के बाद नौकरी मिली है। उधर जिन आवेदकों को नौकरी नहीं मिली, उन्होंने अपने वकीलों के माध्यम से अदालत को बताया कि पात्रता परीक्षा में असफल होने वालों में से कई को अतिरिक्त अंक देकर भर्ती किया गया था। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने अदालत को बताया कि टीआई में फेल होने वालों में से कई 2017 में नियुक्त किए गए थे। न्यायाधीश ने बताया कि शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य बोर्ड के सचिव रत्न बागची चक्रवर्ती को सोमवार शाम 5 बजे सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया। दोनों ने आदेश का पालन किया। रात 9 बजे तक उनसे पूछताछ की गई। शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने मामले पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि मामला विचाराधीन है। हालांकि उन्होंने कहा कि जांच के दायरे में आने वाले उम्मीदवार 2015 में टीईटी के लिए उपस्थित हुए थे और परिणाम 2016 में घोषित किए गए थे। यह दर्शाता है कि वह उस समय शिक्षा मंत्री नहीं थे। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के 2021 में तीसरी बार सत्ता में आने के बाद बसु शिक्षा मंत्री बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होने का नोटिस जारी हुआ तो कांग्रेस में भूचाल आ गया। कांग्रेस द्वारा देश के अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर विरोध प्रदर्शन तक किए जा रहे हैं। हालांकि सोनिया गांधी खराब सेहत की वजह से पेश नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुए तो सेफ गार्ड बनकर पूरी कांग्रेस गांधी परिवार के हाथों की कुठपुतली बन गई और सड़कों पर हंगामा शुरू कर दिया। घोटाले में फंसे राहुल गांधी किस अकड़ में हैं कि उन्होंने एक तरह से पूछताछ कर रहे ईडी के अधिकारियों को धमका तक दिया। उन्होंने कहा कि जो पूछना है आज ही पूछ लो, नहीं तो बाहर क्या हो रहा है यह तो पता ही होगा। सवाल यह है कि क्या गांधी परिवार कानून व्यवस्था से भी ऊपर है? किसी भी मामले में क्या जांच प्रक्रिया के जो नियम देश में कानूनी तौर पर लागू हैं, वे कांग्रेस पार्टी के परिवार विशेष पर लागू नहीं होते? नेशनल हेराल्ड मामले में पैसों का ऐसा मकड़जाल फैला जिसके घेरे में सीधे तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं उनके बेटे राहुल गांधी आ चुके हैं। यह तथ्य है कि 2008 में अखबार बंद होने के बाद कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को 90 करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज दिया था। किसी राजनीतिक दल द्वारा किसी निजी कंपनी को कर्ज देना अपने आप में जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन है। हालांकि मामला यहीं खत्म नहीं होता। कांग्रेस द्वारा दिए गए ब्याज मुक्त कर्ज के बाद अखबार शुरू नहीं हुआ, बल्कि 4 साल बाद 26 अप्रैल 2012 को अखबार के प्रकाशक एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड का मालिकाना हक यंग इंडिया कंपनी को मात्र 50 लाख रुपए में दे दिया गया। जिस यंग इंडिया को एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड का मालिकाना हक दिया गया, उस कंपनी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी की संयुक्त तौर पर 76% की हिस्सेदारी थी। सवाल यह है कि जब मात्र 50 लाख रुपए में सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी की अधिकतम हिस्सेदारी वाली यंग इंडिया एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड अर्थात नेशनल हेराल्ड का अधिग्रहण कर रही थी, उस दौरान नेशनल हेराल्ड की परिसंपत्तियां लगभग 16,000 करोड़ रुपए के आसपास थी। एक तरह से देखा जाए तो लगभग 16,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां महज 50 लाख रुपए में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी को हासिल हो गई। यह सौदा अपने आप में आश्चर्यजनक है। इस लेन देन में 2 स्तर पर सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल तो खुद कांग्रेस के ऊपर उठ रहा है। जनप्रतिनिधित्व कानून एवं आयकर विभाग के मुताबिक यह स्पष्ट नियम है कि कोई भी राजनीतिक दल किसी व्यापारिक कारोबार आदि में बिल्कुल भी निवेश नहीं कर सकता। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार का कोई आरोप अगर किसी राजनीतिक दल के ऊपर साबित होता है तो उसकी चंदे में मिली आयकर छूट को रद्द कर दिया जाएगा। इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। दूसरा जो आरोप बनता दिख रहा है वह सीधे तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। स्वाभाविक तौर पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस द्वारा सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी की कंपनी को लाभ पहुंचाया गया है।
सवाल है कि आखिर 90 करोड़ रुपए के कर्ज के बावजूद नेशनल हेराल्ड शुरू होने के बजाय बंद क्यों हो गया? 16,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों वाले समूह को 90 करोड़ रुपए कर्ज लेने के बाद मात्र 50 लाख रुपए में बिकने की नौबत क्यों आ गई? जिस कंपनी ने 16,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों वाले एसोसिएट जर्नल्स को मात्र 50 लाख रुपए में अधिग्रहित किया, उस समूह का अधिकतम हिस्सेदार सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी का होना महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इन तमाम सवालों के तार आपस में उलझते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल इस मामले में कई सवाल हैं जिनकी सत्यता को न्याय की कसौटी पर कसा जाना है। कांग्रेस शोर शराबे से इस मामले को राजनीतिक रंग भले दे रही हो, पर यह सच है कि मामला एक परिवार विशेष के निजी हितों के लिए किए अनियमिततापूर्ण आचरण की दुर्लभ मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी दिल्ली में विपक्ष की सबसे बड़ी नेता बनने के लिए दिल्ली का चक्कर काट रही हैं। ममता बनर्जी को इस बात की खुशफहमी है कि उनके इशारे पर पूरा विपक्ष एकजुट हो जाएगा और राष्ट्रपति के चुनाव में उनके इशारे पर मतदान भी कर देगा। यह सारी नाकाम कोशिशें ममता बनर्जी उस वक्त कर रही हैं जब बंगाल हिंसा की आग में झुलस रहा है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में मचाए जा रहे उत्पात को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य की पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने में अक्षम है तो केंद्रीय बलों को सरकार बुलाए। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजश्री भारद्वाज की बेंच ने हिंसा वाले इलाकों का सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करने के लिए कहा है ताकि हिंसा में शामिल दंगाइयों की पहचान की जा सके और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। बेंच ने यह भी कहा राज्य के महाधिवक्ता को उन लोगों को मुआवजा देने के मुद्दे पर भी राज्य सरकार को रुख स्पष्ट करना चाहिए जिनकी हिंसा के दौरान संपत्ति का नुकसान हुआ है। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को 15 जून तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत की खंडपीठ ने कहा कि राज्य के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएं कि कोई अप्रिय घटना न हो और शांति व्यवस्था कायम रहे। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य की पुलिस किसी भी स्थान पर स्थिति को नियंत्रित करने में असफल रहती है तो प्राधिकारी तत्काल कदम उठाते हुए केंद्रीय बलों को बुलाए। अदालत अलग अलग व्यक्तियों द्वारा दाखिल अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। नीलाद्री सहर नाम के व्यक्ति ने अपनी याचिका में कहा है, जब भाजपा का कार्यालय जलाया जा रहा था तब पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी थी। याचिका में सैन्य या केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की गई थी। एक अन्य याचिका में 9 जून 2022 को हावड़ा अंकुरहाटी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और उन पर भारी जुर्माना लगाने की मांग की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता एसएन मुखर्जी ने अदालत को बताया कि यह घटना 2 व्यक्तियों द्वारा की गई दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी के कारण हुई और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना जैसे अन्य राज्यों में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।